हेलो स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली हम फिफ्थ यूनिट स्टडी कर रहे हैं, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। क्लियर? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था और कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स डिस्कस किए थे, दैट इज इलस्ट्रेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बेटा आज कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ इफ अर्थ श्रिंक कह दीजिए या कॉन्ट्रैक्ट कह दीजिए। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन सुनिए बहुत ध्यान से। क्वेश्चन है if earth contracts, if earth contracts, if earth contracts to half of its radius, to half of its radius, what would be the duration of the day? What would be the duration of a day? What will be the duration of the day? बेटा डे की ड्यूरेशन क्या होगी? क्लियर करिए। अगर हम ये कह दें कि अर्थ कॉन्ट्रैक्ट हो गई हाफ ऑफ इट्स रेडियस एंड व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे। तो देखिए बेटा इसमें व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे। बेटा ऐसे क्वेश्चंस में हम सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। क्यों? बेटा जो अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है और इसी वजह से डे नाइट फॉर्मेशन होती है। और बेटा अर्थ जब रोटेट करती है तो अर्थ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता। तो इसलिए आप क्या बताओगे? सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं इसका, तो सॉल्यूशन सुनना क्या आएगा। आप सिंपल कहेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, according to law of conservation of angular momentum। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज करेंगे। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि जितना एंगुलर मोमेंटम पहले होगा उतना ही एंगुलर मोमेंटम बाद में होगा। एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, तो जितना I1 ओमेगा 1 पहले होगा उतना ही I2 ओमेगा 2 बाद में होगा। क्लियर? जितना I1 ओमेगा 1 पहले होगा उतना ही I2 ओमेगा 2 बाद में होगा। अब दूसरी बात सुनिए बेटा, ओमेगा को बोलते हैं 2 पाई बाई टी। क्लियर करना, I1 ओमेगा 1 क्या आएगा? दैट इज 2 पाई बाई T1। मेरी बात सुनिए, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक चक्कर का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होगा और टाइम पीरियड होगा T1 एंड दैट इज I2 इंटू 2 पाई बाई T2। बेटा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर सकते हैं और इस तरह से क्या आ जाएगा? I1 बाई T1 इज इक्वल टू I2 बाई T2। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए हमने सिंपल वे में निकालना है T2, मतलब पहले टाइम पीरियड T1 जो है वो क्या मान लेंगे आप? T1 जो मान लेंगे वो 24 आवर्स होता है ड्यूरेशन ऑफ द डे, और बाद में कितना होगा वो हमने निकालना है। तो यहाँ से देखिए अगर मैं बात करूँ T2, तो मेरे हिसाब से T2 क्या आएगा? T1 इंटू I2 बाई I1 आएगा। भाई T2 किसके बराबर आएगा? T1 इंटू I2 बाई I1 आएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्लियर करिए।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। देखना बेटा, अर्थ को हम एक स्फीयर की तरह मानेंगे, सॉलिड स्फीयर की तरह, और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायामीटर होता है बेटा आपका 2/5 mr²। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 अर्थ का, वो कितना आ जाएगा, 2/5 mr² आ जाएगा। अब देखो उसने क्या कहा, अर्थ इज कॉन्ट्रैक्ट हाफ ऑफ द रेडियस। तो इसका मतलब बाद में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके बराबर होगा, 2/5 सेम रहेगा, मास सेम रहेगा, और रेडियस आर की बजाय हाफ हो गया। हाफ हो गया मतलब r/2 का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से आपका जो T1 है, T1 कितना होता है, 24 आवर्स होता है। तो देखना इस तरह से आप बताएंगे T2 इज इक्वल टू, T1 की वैल्यू रखो 24, ठीक है, I2 की वैल्यू रखो, I2 की वैल्यू क्या आएगी, I2 की वैल्यू आएगी दैट इज 2/5 m इंटू r²/4, और डिवाइडेड बाई कितना है बेटा, 2/5 mr²। तो देखना बेटा 2/5 mr² से 2/5 mr² कट जाएगा, और कुल मिला के कितना बचेगा, 24/4 बचेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 6 आवर्स। क्लियर हुआ। मतलब अगर अर्थ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कह दो या श्रिंक वर्ड यूज कर सकते हैं बेटा यहाँ, अगर अर्थ श्रिंक हो जाए हाफ ऑफ इट्स रेडियस, मास रिमेनिंग सेम, मतलब रेडियस हाफ हो गया, मास सेम रहे, और फिर वो पूछ ले व्हाट विल बी द न्यू टाइम पीरियड ऑफ द डे, डे का नया टाइम पीरियड क्या होगा। अब ये तो बात किया बेटा उसने रेडियस की। अब इसी तरह बेटा वो कह सकता है, जरूरी नहीं है रेडियस की टर्म्स में बोले, वो वॉल्यूम की टर्म्स में भी बोल सकता है। तो वॉल्यूम की टर्म्स में देखिए सेम क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा और ट्रिकी करेगा तो सुनना। सेम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्या है, व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे, या व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे, क्या होगा बेटा, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे, डे की ड्यूरेशन क्या होगी, इफ अर्थ सडनली श्रिंक्स, इफ अर्थ सडनली श्रिंक्स if earth suddenly shrinks to 1/4 of its to 1/64 of its volume, mass remaining unchanged, mass remaining अनचेंज्ड। अब समझिए बेटा दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझिए, क्लियर करिए। यहां उसने कहा था कि अर्थ श्रिंक हो गई हाफ ऑफ द रेडियस, मतलब रेडियस हाफ हुआ, और यहां पे देखिए वो रेडियस की बात नहीं कर रहा, वो किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है कि वॉल्यूम कम हुआ। रेडियस तो उसने बताया ही नहीं, उसने सीधा सीधा क्या कह दिया, वॉल्यूम बता दिया। तो अब देखिए बेटा, अगर वॉल्यूम कम हुआ तो इसका मतलब रेडियस कम हुआ है, लेकिन रेडियस कितना कम हुआ है वो हमने कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले ही बता चुका हूं। अर्थ को किसकी तरह डील करेंगे बेटा, अर्थ को डील करेंगे आप सिंपल वे में स्फीयर की तरह। तो देखना अब क्या है, गिवन है आफ्टर श्रिंक वॉल्यूम, आफ्टर श्रिंक वॉल्यूम वी डैश किसके बराबर है बेटा, आफ्टर श्रिंक वॉल्यूम वी डैश किसके बराबर है, 1/64 द ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम कह दीजिए
या इनिशियल वॉल्यूम कह दीजिए, जो आप कहना चाहो, 1/64 टाइम्स द ओरिजिनल वॉल्यूम। अब बेटा देखना, वॉल्यूम को क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम को बोल सकते हैं दैट इज 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। भाई स्फीयर का वॉल्यूम यही होता है ना बेटा। और ये देखना इधर क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, ठीक है, पाई भी कैंसिल। अब मैं दोनों तरफ क्यूब रूट ले रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। क्यूब रूट लो, क्यूब रूट लेंगे तो आर डैश किसके बराबर आ गया बेटा, 1 का क्यूब रूट 1, 64 का क्यूब रूट 4 और आर क्यूब का 4 क्यूब रूट आर। तो इसका मतलब नया रेडियस जो आया वो कितना आ गया, 1/4 ऑफ R1 आ गया। कितना आ गया बेटा, 1/4 ऑफ R1 आ गया। और अब सिंपल वे में यूज कर दो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। और बेटा ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू रख लो बिल्कुल इसी तरह, ओमेगा 1 की वैल्यू 2π/T1, ओमेगा 2 की वैल्यू 2π/T2, और इसलिए क्या आ गया, I1/T1 इज इक्वल टू I2/T2। क्लियर। और इस तरह से देखिए, देयरफॉर T2 इज इक्वल टू T1 इंटू I2/I1। अब जो वैल्यू गिवन है वो रख दीजिए। वैल्यू गिवन क्या क्या है, जो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1, वो हम क्या लिखेंगे, 2/5 mr² लिखेंगे। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2, वो क्या करेंगे, 2/5 m। और बेटा रेडियस, जो नया रेडियस है वो कितना आया, R/4 आया, ठीक है। और जो इनिशियल टाइम पीरियड है, वो इनिशियल टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर्स है। तो इस तरह से देखिए, नया जो टाइम पीरियड आएगा, जो नया ड्यूरेशन ऑफ द डे आएगा, वो नया ड्यूरेशन ऑफ द डे क्या आ गया, वैल्यू रख दो। T1 की वैल्यू 24, I2 की वैल्यू आ गई बेटा 2/5 m R²/16, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। और डिवाइडेड बाई क्या आएगा बेटा, डिवाइडेड बाई आएगा 2/5 mr²। बेटा 2/5 mr² से 2/5 mr² कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 24/16 आ जाएगा। और 24/16 का मतलब क्या आ गया, 1.5 आवर्स। तो न्यू ड्यूरेशन ऑफ द डे कितनी आएगी बेटा, न्यू ड्यूरेशन ऑफ द डे आ जाएगी 1.5 आवर्स। क्लियर। तो ध्यान रखें, दो तरीके से बन सकते हैं ये क्वेश्चन, डायरेक्ट रेडियस की टर्म्स में दे सकता है, या थोड़ा सा और फर्दर जाना चाहे तो वॉल्यूम की टर्म्स में दे सकता है। बेटा जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट या श्रिंक दे, एक ही मतलब है, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज करो चाहे आप श्रिंक वर्ड यूज करो, इसका मतलब है कम हो जाना। और अगर मान लीजिए यहीं वो क्वेश्चन दूसरे तरीके से दे दे, एक्सपेंड टू डबल ऑफ द रेडियस, तो यहां पे क्या आएगा, जो नया रेडियस आएगा वो 2r आएगा। जो नया वॉल्यूम आएगा, जैसे वो कह दे एक्सपेंड 64 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, तो v डैश क्या आएगा, 64 ऑफ r आएगा। तो देखना कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में भी आ सकता है, या मतलब कॉन्ट्रैक्ट या श्रिंक की टर्म्स में भी आ सकता है, या एक्सपेंड की टर्म्स में भी दे सकता है, रेडियस की टर्म्स में भी दे सकता है। थोड़ा और एडवांस चले तो वॉल्यूम की टर्म्स में भी दे सकता है, वहां से हमें रेडियस का रिलेशन निकालना पड़ेगा और फिर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना
कि बेसिकली जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है उसको हम I1/T1 इज इक्वल टू I2/T2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे I1 I2 क्या है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। T1 T2 क्या है बेटा, आपका न्यू टाइम पीरियड है। जो T1 और T2 है वो आपका क्या आ गया बेटा, न्यू टाइम पीरियड आ गया। क्लियर। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और भी आता है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन सुने, इफ ऑल द आइस ऑन द पोलर कैप्स ऑफ द अर्थ, इफ all the ice on the polar caps of the earth, on the polar caps of the earth melts, of the earth melts, how will it affect, how will it affect the duration of the day, the duration of the day। इस क्वेश्चन को सुनिए बेटा बहुत ध्यान से। बेसिकली ना आप ये देखिए, अर्थ जो होती है वो इलिप्टिकल शेप होती है। अर्थ जो है वो बेसिकली इलिप्टिकल शेप है और अर्थ पोल टू पोल रोटेट करती है। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है अर्थ। ठीक है, अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब मेरी बात सुनिए बेटा, पोलर कैप्स पे आइस है, मतलब ये मान लो यहाँ जो है वो आइस जमा है। जो दोनों पोलर कैप्स हैं, दोनों पोलर कैप्स पे आइस हैं। ठीक है, अगर देखिए बेटा आइस मेल्ट हो जाएगी, अगर आपकी आइस मेल्ट हो जाएगी तो मेल्ट होके और अर्थ अगर रोटेट कर रही है तो वो कहाँ पे आएगी, इक्वेटर पे पहुँचेगी। कहाँ पे पहुँचेगी, इक्वेटर पे पहुँचेगी। और कैसे पहुंचेगी, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो कहां पे पहुंचेगी, इन द फॉर्म ऑफ वाटर पहुंचेगी। और अब देखना, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हो mr²। जब वो आइस यहां पे थी तो r की वैल्यू कम थी। जैसे ही वो आइस मेल्ट होके इक्वेटर पे पहुंच जाएगी, r की वैल्यू बढ़ जाएगी एंड एज ए रिजल्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज। तो देखना सॉल्यूशन बहुत ध्यान से सुनना, क्या बताओगे, इफ पोलर कैप्स आइस of earth melts, then it reaches to the equator, it reaches to the equator of the earth in the form of water, in the form of water, and as a result moment of inertia of earth increases। तो बहुत ध्यान से सुन लो बेटा, अगर आइस मेल्ट होती है तो वो वाटर की फॉर्म में इक्वेटर पे पहुंच जाएगी और अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। और मेरी बात सुनिए बेटा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखना
according to law of conservation of angular momentum, according to law of conservation of angular momentum, then angular speed will increase up, angular speed will increase up, increases, and as a result, सॉरी, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ तो एंगुलर स्पीड डिक्रीज होगी, एंगुलर स्पीड डिक्रीजेज, मैंने बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड एज ए रिजल्ट ड्यूरेशन ऑफ द डे इंक्रीजेज, ड्यूरेशन ऑफ द डे इंक्रीजेस, और बेटा ड्यूरेशन ऑफ द डे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनना, तीन चीज़ें हैं, अगर आइस मेल्ट हुई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, एंगुलर स्पीड डिक्रीज होगी, और बेटा ड्यूरेशन क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, जो ड्यूरेशन ऑफ द डे है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो ध्यान रखना, अगर आपके पोलर कैप्स पे जो आइस है वो आइस अगर मेल्ट हो जाती है, जो पोलर कैप्स हैं, पोलर कैप्स की अगर आइस मेल्ट हो जाती है तो ड्यूरेशन ऑफ द डे जो होगा बेटा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ द डे ऑटोमेटिकली इंक्रीज अप। अब एक क्वेश्चन सुनना बेटा, यस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ए सॉलिड स्फीयर, ए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, एक क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, एंड ए डिस्क, एंड ए डिस्क, तीन चीजें हैं, ए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर एंड ए डिस्क ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस। क्या है बेटा, सेम मास की हैं एंड सेम रेडियस की हैं, आर ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस। क्लियर? अब क्या बताओगे, दीज अलाउड टू रोल डाउन, दीज allowed to roll down on an inclined plane, on an inclined plane। बेटा इनको क्या किया गया, रोल डाउन किया गया, और किससे रोल डाउन किया गया, ऑन एन inclined plane। क्लियर? then which one reaches the bottom first, which one reaches the bottom first। तो हमने बताना है इनमें से कौन सा बॉटम पे फर्स्ट पहुंचेगा। बहुत ध्यान से सुन लो, तीन चीजें हैं, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड सिलेंडर है और डिस्क है। तीनों को सेम इंक्लाइंड प्लेन से रिलीज किया गया, और अब हमने बताना है कि विच वन रीचेज टू द बॉटम फर्स्ट, इनमें से कौन सा जो है वो बॉटम पे फर्स्ट पहुंचेगा, बॉटम पे सबसे पहले आएगा। तो देखिए बेटा, विच वन रीचेज टू द बॉटम फर्स्ट, इसके लिए आप सिंपल वे में चलेंगे। यहां पे सॉल्यूशन देखिए, एक्सेलरेशन क्या बताएंगे, acceleration of rolling body on an inclined plane, on an inclined plane।
हमने किया था ये एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, रोलिंग बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, और बेटा वो एक्सेलरेशन किसके बराबर था, दैट इज जी साइन थीटा, और अपॉन क्या आया था, 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्सिया अपॉन एम आर स्क्वायर था। क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्सिया अपॉन एम आर स्क्वायर। तो अब देखना, मैं यहां पे तीनों के लिए निकालूंगा, सॉलिड स्फीयर के लिए, सिलेंडर के लिए और डिस्क के लिए, तीनों का एक्सेलरेशन निकालूंगा। तो देखना, पहले बात करते हैं फॉर सॉलिड स्फीयर। बेटा सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया सॉलिड स्फीयर का होता है दैट इज 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या है, अभी भी बार बार न्यूमेरिकल्स में यूज कर रहे थे अर्थ वाले में। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या है, 2/5 एम आर स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, हम इस मोमेंट ऑफ इनर्सिया की वैल्यू लिखेंगे और देखना एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा दैट इज जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल, एलसीएम लेंगे और सोल्व करके आ जाएगा बेटा 5/7 जी साइन थीटा इज इक्वल टू 5/7 जी साइन थीटा। क्लियर। अब इसी तरह हम एक्सेलरेशन निकालेंगे सिलेंडर का और डिस्क का, और बेटा सीधी सी बात है, जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा वो सबसे जल्दी पहुंचेगा, जिसका एक्सेलरेशन सबसे कम होगा वो सबसे लेट पहुंचेगा। तो अब देखिए, मैं इसी तरह करना चाहूं किसके लिए, फॉर सॉलिड सिलेंडर। बात करते हैं किसकी, सॉलिड सिलेंडर एंड डिस्क, दोनों का सेम ही आ जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर और डिस्क दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्सिया सेम होता है, और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्सिया आएगा 1/2 एम आर स्क्वायर। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या आएगा, 1/2 एम आर स्क्वायर। और देखिए, जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1/2 एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल, और इस तरह से सोल्व करके आपका एक्सेलरेशन आएगा 2/3 जी साइन थीटा। और अब क्लियर करिए, ये एक्सेलरेशन आया स्फीयर का, और ये एक्सेलरेशन आया आपका डिस्क का और सिलेंडर का। इनमें से ज्यादा कौन सा है, इसमें से ज्यादा वैल्यू अगर हम बात करें तो ये ज्यादा है सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन। तो रिजल्ट क्या होगा, स्फीयर पहले पहुंचेगा, और बेटा सिलेंडर और डिस्क दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो इसका मतलब सिलेंडर और डिस्क दोनों क्या पहुंचेंगी, एक साथ पहुंचेंगी। तो आप बताएंगे हैंस सॉलिड स्फीयर reaches first, hence the solid sphere reaches first। आपका जो सॉलिड स्फीयर है वो जल्दी पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा बेटा, क्योंकि सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन ज्यादा है। किससे ज्यादा है, सॉलिड सिलेंडर के एक्सेलरेशन से ज्यादा है। क्लियर हो गया। आप यहां पे बेशक चाहो तो लिख दो, ये एक्सेलरेशन ए, स्फीयर का एस मान लो, और इसको डी मान लो। तो अब आप क्या बताओगे, एक्सेलरेशन स्फीयर का ज़्यादा है डिस्क से, और इसलिए जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है
वो जल्दी पहुंचेगा, और आपका इसलिए क्या आ जाएगा, जो सॉलिड स्फीयर है वो बॉटम पे क्या होगा बेटा, जल्दी पहुंचेगा इन कंपैरिजन टू सिलेंडर एंड डिस्क। वैसे भी सिलेंडर और डिस्क दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आया है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आया है तो दोनों क्या बॉटम पे क्या पहुंचेंगे बेटा, साथ पहुंचेंगे। क्लियर? तो इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कैरिड आउट कर दोगे। क्लियर? तो इतना कर लीजिए बेटा, बाकी आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वगैरह खत्म होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस करेंगे इसमें से। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।